हेलो गाइस, नॉर्वे में एक और बेहद खतरनाक चुनौती को पूरा करने के बाद हम एक नदी तक गए और रात के वक्त उसके किनारे पर रुक गए। जब हम सुबह उठे और खिड़की से बाहर देखा तो पहाड़ों और नीले पानी के खूबसूरत नज़ारों को देखकर चौंक गए। अगर आपको लगता है कि हमारा कैंपर बड़ा है तो इस मॉन्स्टर को देखिए जो हमें सुबह हमारे बगल में मिला। दरअसल ये एक बहुत बड़ा ट्रक है जिसके साथ लगभग पूरा घर जुड़ा हुआ है। इसके ऊपर एक बहुत बड़ा सोलर पैनल और एक सैटेलाइट डिश है। हम इसको अंदर से देखना चाहते थे, लेकिन ये बहुत सुबह थी और लोग अभी भी सो रहे होंगे। हमारे पास खाना खत्म हो रहा था, इसलिए हम कुछ किराने का सामान खरीदने के लिए शहर चले गए। अगर आप किसी आदमी को सड़क पर स्कीइंग करते हुए देखना चाहते हैं, तो वो यहाँ है। दिलचस्प नॉर्वेजियन खानों के बीच हमें रेनडियर या असली व्हेल से बने सॉसेज के ऐसे टुकड़े मिले। नॉर्वेजियन चिप के फ्लेवर वाली आइसक्रीम और नमकीन ऑर्बिट च्युइंग गम भी बनाते हैं। वो अक्सर ब्रेड को फ्रीजर में रखते हैं। इसके अलावा हमें इंसानों के रूप में ये बेहद टेस्टी और नरम कुकीज भी मिली। खुद से चलने वाले रोबोट शांति से दुकान के बाहर घास काट रहे थे और जाहिर है वहाँ कोई उन्हें नुकसान पहुँचाने या चोरी करने की कोशिश नहीं करता। लेकिन सबसे ज्यादा हम सड़क किनारे बिना दुकानदार की दुकानों को देखकर हैरत में थे। ये सड़क के किनारे खड़े होकर लोगों की भागीदारी के बिना फल बेचने वाली छोटी दुकान है। इसके काउंटर पर कीमत लिखा हुआ एक कागज होता है और अगर आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो बस बॉक्स में पैसे छोड़ दें, चेरी लें और आपका काम हो गया। आप पेपाल के जरिए भी पेमेंट कर सकते हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ के लोगों में एक दूसरे के लिए कितना भरोसा है और ये कितने नर्म मिजाज के हैं। थोड़ा आगे बढ़ने पर हमने ऐसी भी और दुकानें देखी जिनमें से एक कुछ पीने की चीजें पेश कर रही थी। दरअसल उसमें सेब का रस और घर का बना शहद था। फर्श पर कोल्ड ड्रिंक का डिब्बा रखा था। अब जरा सोचिए कि अगर ऐसी कोई दुकान आपके शहर में दिखाई दे तो उसका क्या होगा। क्या ये बिना किसी परेशानी के चल सकती है? अपनी राय हमें कमेंट्स में बताएं। सड़क की दूसरी ओर एक और सरप्राइज हमारा इंतजार कर रहा था। वहाँ स्टेनलेस स्टील की चादरों से बनी अजीब शेप की एक बड़ी और अजीब इमारत थी। इस बात पर यकीन करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये कोई स्मारक नहीं बल्कि सिर्फ एक आम टॉयलेट था। और हाँ, हमने इसके अंदर जाकर भी देखा। इसकी हर चीज स्टेनलेस स्टील से बनी थी। दीवारें, दरवाजे, टॉयलेट और यहाँ तक कि वॉश बेसिन भी इसी मेटल से बने थे। छत हमारे सिर से लगभग 5 मीटर ऊपर थी और टॉयलेट से निकलने के बाद आप आरामदायक बेंचों पर बैठ सकते हैं और हद से ज्यादा खूबसूरत नजारों को निहार सकते हैं। टॉयलेट में अपना काम खत्म करने के बाद हम समुद्र की खाड़ी के ठीक नीचे से गुजरने वाली एक कई किलोमीटर लंबी सुरंग के जरिए अपनी मंजिल की ओर निकल पड़े। कभी कभी इन सुरंगों को ठंडी रोशनी से रोशन किया जाता है, जो इन इंसानों की बनाई हुई गुफाओं को और भी गैर मामूली और खुफिया बना देती है। ये हमारे सफर की सबसे लंबी पद यात्रा का दिन था। रास्ता चट्टानों और चट्टानी मैदानों से होकर गुजरता था। हवा चल रही थी, तेज बारिश हो रही थी, लेकिन फिर भी ढेर सारे लोग उधर जा रहे थे। आखिरकार ये नॉर्वे की सबसे अनूठी निशानियों में से एक है। ये एक बहुत बड़ा पत्थर है जो किसी वजह से टेढ़ा होकर चिपका हुआ है। शायद इसीलिए इसे ट्रोल्स टंग कहा जाता है। जब हम ऊपर पहुंचे तो हमें ऐसी लोगों की भीड़ मिली जो हमसे पहले वहां पहुंच चुके थे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ट्रोल्स टंग पर खड़े होकर फोटो लेने के लिए उत्सुक मुसाफिरों की एक लंबी कतार थी। वहां के सभी लोगों में से शायद हम भी ऐसे इकलौते इंसान थे जिसने इतनी दूर का सफर किया और ट्रोल्स टंग पर फोटो नहीं ली। आखिरकार आपके लिए निराली फोटोज कैप्चर करना हमारे लिए ज्यादा जरूरी काम था। पूरे सफर के दौरान एक बार हमने एक खास तौर पर अच्छे कैंप साइट पर रुकने का इंतजाम किया। ये जगह फिरोजी पानी वाले एक ग्लेशियर झील के ठीक किनारे पर थी, जो चट्टानों और ग्लेशियर का एक बहुत अच्छा नजारा दिखाता है, जो इस बेहतरीन जगह को अपने पिघले पानी से भर देती थी। अगर आपके पास मोटर होम नहीं है तो आप छत पर काई और फर्न उगे हुए एक खूबसूरत छोटे लाल घर को किराए पर ले सकते हैं। कैंप साइट के दूसरे हिस्से में चलते हुए हमें एक छोटा बंदरगाह मिला जिसमें एक पैडल बोट, एक डोंगी और कई कश्ती बंधी हुई थी। कोई भी चप्पू ले सकता है, उनमें से किसी पर भी चढ़ सकता है और जोखिम भरे सफर के लिए बिल्कुल फ्री में रवाना हो सकता है। जाहिर है हम भी अपनी लालच को रोक नहीं पाए, इसीलिए एक सीटर कश्ती में कूद गए और इलाके का मुआयना करने के लिए रवाना हो गए। जल्द ही हमारा मांस खत्म हो गया
और हम मछली पकड़ने के लिए जगह ढूंढने लगे। सच कहें तो हम कोई मछुआरा नहीं है। वक्त की कमी की वजह से शायद ही हमने ऐसा कभी किया हो। इंटरनेट के मुताबिक नॉर्वे में शिकारी मछलियों की बहुत सारी प्रजातियां हैं और मछली पकड़ने वाली छड़ों के अलावा आपको बहुत सारी छोटी रबर और मेटल की मछलियां लेनी चाहिए। हमने अलग अलग जगहों पर चारा डालने और मछली पकड़ने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कुछ हासिल नहीं कर पाए। हमने सोचा कि ये किसी तरह की बद्दुआ है और यहाँ तक कि हमने हताशा में तितली पकड़ने वाले जाल से झींगा पकड़ने की कोशिश करी। हालांकि वो बहुत छोटे थे और खाने के लिए काफी नहीं थे। हम भूख से मर रहे थे और लगभग उम्मीद छोड़ चुके थे, लेकिन फिर भी हम इस घाट पर गए और नॉर्वेजियन से खरीदे गए गियर के साथ मछली पकड़ने की कोशिश करी। आपको यकीन नहीं होगा, 5 मिनट में ही हमारे कांटे में एक मछली फंस गई। नहीं, बल्कि वो 2 थी। यकीन नहीं हो रहा, नया तरीका जरूर काम कर गया। अभी क्या हुआ उस पर एक नजर डालें। ऊपरी मछली कांटे से छूट गई और अपनी पूंछ से निचले कांटे से चिपक गई, जिस पर पहले से ही एक और मछली पकड़ी जा चुकी थी। तो इसका मतलब यह है कि हमने एक कांटे पर 2 मछलियां पकड़ी। जब हम फिसलन भरी मछली पकड़ने के बाद खुशी से अपने हाथ धोने के लिए दौड़ रहे थे, हम चट्टानों पर फिसल गए और पैर पानी में डूब गए। वैसे भी इससे हमें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि अब हमारे पास दोपहर के खाने के लिए कुछ खाना था। हमें छोटी मछली के लिए बुरा लगा, इसीलिए हमने उसे जाने दिया, इस उम्मीद में कि हम और ज्यादा मछली पकड़ेंगे। और फिर किस्मत हम पर फिर से मुस्कुराई। 3 मिनट में हमने एक बार में 4 मछलियाँ पानी से बाहर निकाली। ऐसा कैसे हो सकता है? इस मछली को मैकेरल कहा जाता है। ये बहुत ही पौष्टिक और टेस्टी होती है। तो अब हम इसे पकाने जा रहे हैं। इसे साफ करने और समुद्र में धोने के बाद हम लोकल स्टोर पर गए और वहाँ हमें ये शानदार इको फ्रेंडली डिस्पोजेबल ग्रिल मिली। इस तरह से हम समुद्री खाड़ी के ठीक किनारे पर दोपहर का खाना पका सकते थे। ग्रिल लगभग पूरी तरह से लकड़ी या कार्डबोर्ड से बनी थी और इसे एक इंसान आसानी से जोड़ सकता था। इसके तल पर छोटे छोटे सफेद और झरझरे कंकड़ों में डूबे हुए ऐसे चारकोल पक थे। हमें सब कुछ एक साथ रखने में सिर्फ 1 मिनट का वक्त लगा और साथ ही हमने पहले कभी भी इतनी आसानी से कोयले नहीं जलाए थे। उसके पास माचिस रखने पर ऐसा लगा जैसे कुछ भी नहीं हो रहा हो, लेकिन उन्होंने अलग अलग आवाजें निकालनी शुरू कर दी और तेज गर्मी पैदा करने लगे। हमने मछली को मसालों और जैतून के तेल से ब्रश किया, इसे ब्रास की ग्रिल पर रख दिया और खूबसूरत नजारों और टेस्टी खुशबू का मजा लेना शुरू कर दिया। दस मिनट में मछली ठीक से पक गई और कोयले पर नॉर्वेजियन ब्रेड को सेकने के बाद हम खाने का मजा ले सके। उस पल हमें मछुआरों के बारे में समझ आया और हमने एक आदिम शिकारी की तरह महसूस किया जो लालच से अपने शिकार को खा जाता था। जी भर के खाने के बाद हम पूरे सफर के आखिरी जोखिम भरे काम के लिए निकल पड़े। पिछले एपिसोड में हमने खुद से वादा किया था कि हम ग्लेशियर को छूने के लिए उससे काफी करीब पहुंच जाएंगे। स्टार्टिंग पॉइंट के रास्ते में हमने चट्टानों और हरियाली के बीच एक हद से ज्यादा दिलकश ग्लेशियर की पूंछ को नीचे उतरते देखा। फिर भी उस जगह तक पहुंचना नामुमकिन था क्योंकि चट्टानें गीली और खड़ी थी। दर्जनों शक्तिशाली झरने नीचे बह रहे थे और एक बहुमंजिला घर जितना बड़ा बर्फ का टुकड़ा किसी भी पल नीचे गिर सकता था। इसीलिए हमें पहाड़ की दूसरी ओर ड्राइव करना पड़ा और चलने लायक जगह के जरिए वहां तक पहुंचने की कोशिश करनी पड़ी। इस रास्ते पर हमें एक वार्निंग साइन का सामना करना पड़ा जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी, जिसमें कहा गया था कि बड़ी गाड़ियों को वहां जाने की इजाजत नहीं है क्योंकि सड़क बहुत खड़ी है और कुछ जगहों पर खतरनाक भी है। हालांकि हमने ये माना कि चूंकि उस पर साइकिल के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया है, इसीलिए हम उस पर सवारी कर सकते हैं। बन के साथ थोड़ा सा नॉर्वेजियन कैफिर पीने के बाद हमने अपनी बाइक ट्रंक से निकाली, पहिया ठीक किया और सफर पर निकल पड़े। हमें ये नहीं पता कि अगर हमने बाइक नहीं ली होती तो हम वहाँ पहुँच पाते या नहीं। आखिरकार हमें कई किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ी और बहुत खड़ी चढ़ाई पार करनी पड़ी। जब सड़क खत्म हो गई तो हमें अपनी बाइक छिपाने के लिए जगह ढूंढनी पड़ी, बिल्कुल पहले एपिसोड की तरह। चूँकि ये दिन का दूसरा हिस्सा था इसीलिए हमें रास्ते में कोई भी इंसान नहीं दिखा। हमने बस उसे सबसे पास वाली घनी झाड़ियों में छिपा दिया, कुछ बेरीज चखी और पैदल ही सफर जारी रखा। उस दिन मौसम हल्के ढंग से कहें तो इतना अच्छा नहीं था। बारिश लगातार हो रही थी। हम पोखरों, झरनों, दलदलों और शायद सबसे बुरी चीज अकेलेपन से घिरे हुए थे। हम बिल्कुल अकेले और लोगों से बहुत दूर थे। लगभग 100 मीटर या उससे भी ज्यादा ऊंचा एक बहुत बड़ा झरना हमारे ठीक सामने था। ग्लेशियर से हवा तेज होती जा रही थी
किसी वजह से झरने का शोर और उसकी शक्ति हमें कुछ अनहोनी और साथ भी उससे भी ज्यादा किसी अजीब जानवर के डर का एहसास कराई हुई थी। 1 और किलोमीटर के बाद आखिरकार हम अपनी मंजिल तक पहुंच गए। ऊंचे पठार के परमाफ्रॉस्ट इलाके से फैला एक जबरदस्त नीला ग्लेशियर 2 चट्टानों के बीच फंस गया था। किस्मत से इस बार गहरा पानी हमारे लिए रुकावट नहीं बना और हम उस तक पहुंच सके। किसी वजह से ग्लेशियर के दाहिनी ओर एक अजीब सा गड्ढा बन गया था। हम नदी की वजह से वहां नहीं पहुंच सके, लेकिन हम ड्रोन का इस्तेमाल करके वहां उड़ सकते थे, जो अभी भी जिंदा था और नए कारनामे के लिए तैयार था। ग्लेशियर के नीचे बहने वाली नदी के तेज बहाव की वजह से इसका तल इस जगह पर ढह गया, जिससे एक अजीब हिमनद गुफा बन गई। जैसे ही हम इस बहुत बड़ी चीज के करीब पहुंचे, हमने एक वार्निंग साइन देखा, जिसने हमें बताया कि आसपास की चट्टानों में से पत्थर के टुकड़े या इन ग्लेशियर का एक टुकड़ा हम पर कभी भी गिर सकता है। लेकिन हम इतना लंबा सफर तय कर चुके थे कि साइन बोर्ड के सामने नहीं रुक सके। ये कितना बड़ा है, इसका एहसास तभी मुमकिन है जब आप इसके करीब खड़े होंगे। इसके मुकाबले इंसान चींटी जैसा दिखता है। गर्मियों के दौरान ग्लेशियर से हर वक्त पानी टपकता रहता है। हर जगह से गिरती हुई अलग अलग बूंदें एक नदी और एक बहुत बड़ा झरना बनाती हैं, जिसके पास से हम गुजरे। दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि ग्लेशियर में घनी बर्फ है, लेकिन जब हम हाथ की दूरी पर इसके पास पहुंचे तो हमें एहसास हुआ कि ये कई ट्रांसपेरेंट बर्फ के क्रिस्टल से बना था। जाहिर है हमने इस साफ पानी का टेस्ट चखा। जब हमने वापस जाने का फैसला किया तब तक अंधेरा हो चुका था। हम भटक गए और बहुत देर तक पहाड़ों के बीच उस पतले रास्ते के चारों ओर घूमते रहे, जब तक कि हमें वही रास्ता नहीं मिल गया जिसका हमने पहले इस्तेमाल किया था। हमें नहीं पता कि हम दोबारा कभी नॉर्वे लौट पाएंगे या नहीं, लेकिन इस सफर की यादें लंबे वक्त तक हमारे साथ रहेंगी। अगर आपने भी इसका मजा लिया तो नॉर्वे में हमारे जोखिम भरे कारनामों के बाकी 2 एपिसोड भी देखें।